हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जो लोग पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को एक लाइक दें और दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय ज़रूर बताएं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक एपिसोड। इस चैप्टर की शुरुआत में हम जुओ फान को देखते हैं। वो गु शांतोंग को समझाकर कह रहा था कि उस लड़की को बाहर निकालने के पीछे का असली खेल तो उसके पीछे के अदृश्य हाथों के साथ है। अगर उसे रोककर सुरक्षा देते तो वे सोचते कि हम कोई साजिश रच रहे हैं, शायद गार्ड्स के दलाल बनकर उन्हें भड़का रहे हैं। इसके बाद जुओ फान डरावनी हंसी के साथ कहता है, लेकिन अब हमने खुद को स्वार्थी, मामूली डरे हुए साधक के रूप में पेश किया है। वक्त बीतने पर जब गार्ड्स उन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे तो वे मजबूर होकर हमसे मदद मांगने आएंगे। वे सोचेंगे कि वे हमें मोहरा बना रहे हैं, जबकि हकीकत में पूरा खेल तो हमारी बिछाई हुई बिसात पर सजा है। जब सारे हिसाब उल्टे पड़ जाएंगे तभी हमारी सबसे बड़ी और परफेक्ट जीत दर्ज होगी। तब गु शांतोंग हंसकर जुओ फान से कहता है, अब समझ में आया, तुम तो जानते ही थे कि वह कहीं जा नहीं सकती, इसीलिए उसे बाहर निकालना ही सही था, सिर्फ इसलिए ताकि उसके पीछे के लोग आ सकें, है ना? तब जुओ फान हंसकर कहता है, हाँ, खेल तो अब बस वक्त की बात है। इसके बाद जुओ फान गु शांतोंग से सवाल करता रहे, लेकिन सांजी, असली बात तो टाल रहे हो। पिछले 3 दिनों से तुम आखिर थे कहाँ? मुझे तो एक पल के लिए भी तुम नहीं दिखे। तब गु शांतोंग निराश होकर जुओ फान से कहता है, शहर के आसपास ही था, लेकिन वे लोग मुझे बच्चा समझकर कई जगहों पर घुसने नहीं दे रहे थे। चूंकि तुमने पहले ही कह दिया था कि जबरदस्ती कहीं नहीं जाना है, इसलिए मैंने ज्यादा जिद नहीं की। तब गु शांतोंग की बात सुनकर जुओ फान हंसकर कहता है, मैं कल तुम्हें खुद अपने साथ वहां लेकर चलूंगा, क्या कहते हो? तब गु शांतोंग खुश होकर जुओ फान से कहता है, तुम सच कह रहे हो? तब जुओ फान गु शांतोंग से कहता है, बिल्कुल, सारी बिसात तो बिछ चुकी है, अब सिर्फ सही खबर का इंतजार करना है और बीच में थोड़ा दिल खोलकर आराम करना है। इसके बाद जुओ फान हंसते हुए कमरे के अंदर जाने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। बाद में हम देखते हैं कि जुओ फान और गु शांतोंग फ्लाइंग क्लाउड सिटी में घूम रहे थे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तीसरे दिन की सुबह, चौथे दिन की दोपहर और 5वें दिन की शाम। इसके बाद वे पूरे 10 दिनों के बाद फिर से घर लौटते हैं। तब वे दोनों दरवाज़ा खोलकर देखते हैं कि वो लड़की खड़ी है। तब जुओ फान एक्टिंग करते हुए चिल्लाकर कहता है, बड़ी बहन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तब वो लड़की गुस्सा होकर तलवार आगे करके कहती है, एकदम चिल्लाइए मत, ध्यान से सुनो, मैं अब से यही रहूंगी। तुम मुझे बाहर नहीं निकाल सकते और मेरे खिलाफ गार्ड्स के पास कोई रिपोर्ट भी नहीं कर सकते। अगर कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तुरंत मार डालूंगी। तब गु शांतोंग और जुओ फान चेहरे पर शैतानी हंसी लाकर मन ही मन सोचते हैं, हालात की बेरहम जंजीरों ने इसे जकड़ लिया है। जितना भी घमंड क्यों ना हो, आखिरकार अपनी मर्जी के खिलाफ ही सही, इसे यही सिर झुकाना पड़ा और लौटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बाद जुओ फान मुस्कुराते हुए कहता है, मिस, मैं समझ सकता हूँ कि आपने अब मुझे पूरी तरह से अपने वश में कर लिया है, लेकिन हमारे ऊपर इस तरह चिल्लाए बिना भी तो काम चल सकता है। मुझे बेवजह का झमेला पसंद नहीं है, लेकिन चूंकि हमारी जान अब आपके हाथों में है तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन सिर्फ 10 दिन पहले वाली वो शांत और रहमदिल लड़की कहाँ गायब हो गई? तब हम उस लड़की को देखते हैं, उसका चेहरा पीला पड़ जाता है और वो रो पड़ती है। इसके बाद जुओ फान उस लड़की से कहता है, आप कैसे ऐसी एक झगड़ालू औरत में बदल गई जो दूसरों के घर पर अवैध कब्जा करने जैसा काम कर रही है? तब हम उस लड़की को देखते हैं, वो कांपती आवाज़ में जुओ फान से कहती है, मुझे ऐसी मुसीबत में खदेड़ने के बाद भी तुम्हारे अंदर ये बात कहने की हिम्मत है? इसके बाद वो लड़की चिल्लाकर ज़ोर ज़ोर से रोते हुए जुओ फान से कहने लगती है, क्या तुम जानते हो ये पिछले 10 दिन मैंने कैसे बिताए हैं? गार्ड्स के डर से चूहों की तरह सड़कों पर छिप छिप कर घूमी हो, इस खौफ में कि जैसे भी मिलूंगी वही शायद पुलिस को मेरी खबर दे देगा। पकड़े जाने की डर से मैं किसी सराय में नहीं ठहर सकी, कहीं थोड़ा आसरा भी नहीं मिला। इस विशाल फ्लाइंग क्लाउड सिटी में मुझे पनाह देने जैसी कोई जगह नहीं थी। मैं बस लगातार डर के साए में भागती रही। अगर मैं आज यहाँ वापस ना आती तो वे मुझे यकीनन पकड़ लेते।
फिर भी इतने सब के बाद तुम मुझे झगड़ालू औरत कह रहे हो। तब जुओफान उस लड़की की बात सुनकर मन ही मन कहता है, तुम्हें बाहर ना भेजता तो क्या तुम समझ पाती कि यह शहर तुम्हारे लिए कितना बेरहम है। वही गहरी निराशा और बेबसी ही तो तुम्हें मेरे दरवाजे तक खींच लाई है। तुमने सोचा था कि तुम अपनी समझदारी से भागी हो। तुम्हें भयानक खतरे में डालकर मजबूरन फिर से यहाँ वापस लाना ही तो मेरा असली दांव था। इसके बाद जुओफान मन ही मन हंसने लगता है। तब जुओफान उस लड़की से कहता है, आह, मुझे सच में अफसोस है। यह कमरा मैंने आपके लिए ही सजा कर रखा था। तब वो लड़की जाने लगती है। इसके बाद जाते जाते जुओफान कहता है, अब से तुम यहाँ सुरक्षित रह सकती हो। खैर, तुम काफ़ी थकी हुई लग रही हो ना। मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूंगा। तब लड़की पीछे से जुओफान से कहती है, बाहर जब मौत का जाल बिछा हुआ था तब मैंने देखा कि शहर की गलियों में आप और आपका बेटा बड़े मज़े से दिन बिता रहे थे। मेरे जैसी बेबस औरत को सड़क पर चूहों की तरह भगाकर आप खुद कितने आराम से छुट्टियां मना रहे थे, ये मेरी नज़रों से छिपा नहीं है। पूरे शहर को तो आप लोगों ने अपने खेल का मैदान बना रखा है। तब जुहोफान उस लड़की की बात सुनकर वहीं रुक जाता है। फिर उस लड़की से कहता है, इसमें दिक्कत क्या है। तब वह लड़की जुहोफान से कहती है, आप सच में अपने बेटे पर बहुत मेहरबान हैं। इस उड़ते बादलों के शहर में आप दोनों का एक साथ घूमने फिरने के पिछले 10 दिन देखकर साफ पता चलता है कि आप दोनों आपस में कितने करीब हैं। तब जुहोफान हल्का सा सिर घुमाकर कहता है, इसमें आपकी परेशानी क्या है। हम दोनों करीब होकर घूम रहे हैं तो इसमें आपको इतनी आपत्ति क्यों है। तब वह लड़की जुहोफान की बात सुनकर कहती है, लेकिन तुमने तो पहले कहा था कि तुमने अपनी पत्नी को छोड़ दिया है। तुम्हारे बेटे के साथ तुम्हारा इतना करीबी और गहरा रिश्ता देखने के बाद ये बात किसी भी तरह गले नहीं उतरती कि तुमने उसकी माँ के साथ ऐसा किया होगा। तब जोफान उस लड़की से कहता है, औरत औरत होती है और औलाद औलाद। मर्द इन दोनों का फर्क बहुत अच्छे से समझते हैं। गृहस्थी और दुनियादारी की पेचीदगियां न देखने वाला एक नासमझ बच्चा इस बारीक फर्क को क्या ही समझेगा। तब वो लड़की जोफान की बात सुनकर गुस्सा हो जाती है। इसके बाद जोफान बाहर चला जाता है। तब वो लड़की मन ही मन सोचने लगती है, कहीं कोई जाल तो नहीं बिछा है। इस आदमी को किसी भी तरह समझा नहीं जा रहा है। इसका मिजाज तो बिल्कुल मौसम की तरह चंचल है। एक पल में धूप तो अगले ही पल घना अंधेरा। इस रहस्यमयी आदमी की हर चाल के पीछे यकीनन कोई भयानक या बड़ा गहरा राज छुपा है। इसके बाद वो लड़की बाहर चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। बाहर हम देखते हैं कि गु शांतोंग कुछ कर रहा था। तब वो लड़की गु शांतोंग के पीछे आकर मुस्कुराते हुए कहती है, तुम गु शांतोंग हो, सही ना। इसके बाद गु शांतोंग के हाथ में खिलौना घूमता देखकर कहती है, वाह, ये तो बहुत सुंदर है। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें ये खरीद कर दिया है। तब गु शांतोंग उस लड़की को नज़रअंदाज करके थोड़ा गुस्सा होकर कहता है, तुम्हारे पेट में अगर कोई बात जमी हुई है तो अब कह ही डालो। और अगर बिना फालतू की भूमिका बांधे सच में कुछ कहने को नहीं है तो बिना वजह वक्त बर्बाद किए बिना अपने कमरे में जाकर चुपचाप सो जाओ। तब वो लड़की गु शांतोंग की बात सुनकर हैरान रह जाती है। इसके बाद गुस्सा होकर मन ही मन कहती है, इश, ये आदमी इतना निष्ठुर और बेरहम कैसे हो सकता है। नहीं रुको, इस मासूम बच्चे की तो कोई गलती नहीं है। गलती इसकी नहीं है, बल्कि ये जिन लोगों की परवरिश में पला बड़ा है उन पापी लोगों के असर से ही ये ऐसा बनता जा रहा है। मुझे अब किसी भी कीमत पर अपने जज्बात दबाकर दिमाग ठंडा रखना होगा। इसके बाद वो लड़की शांत होकर गु शांतोंग से कहती है, शांतोंग सुनो, तुम्हारा मुझसे इस तरह बात करना बिल्कुल शोभा नहीं देता। तुम्हारा ये बर्ताव बिल्कुल गलत है। तुम तो एक अच्छे बच्चे हो, इसलिए अपनी ज़ुबान और मिजाज को इस तरह खराब मत होने दो। तब गु शांतोंग उस लड़की की बात सुनकर उससे कहता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो तुम अपनी तलवार उठाकर मेरे पापा को और मुझे मारना चाहती थी। जो मुझे मारना चाहती थी उसके साथ मैं भला तमीज़ से पेश क्यों आऊँगा, बताओ आंटी। तब हम देखते हैं कि गु शांतोंग की ये बातें उस लड़की के सीने में तीर की तरह चुभती हैं। और दोस्तों, आज यही ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।